आइए हम व्याकरण के बारे में आप सबों को बताने जा रहे हैं। व्याकरण से संबंधित चीज़ों को आपको बताएंगे। व्याकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने विद्वानों ने इसके विषय में क्या क्या मत दिए, इन सब चीज़ों पर हम गौर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं व्याकरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्याकरण है क्या चीज़। इसको जानने के बाद ही हम व्याकरण संबंधी बातों को जान पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं व्याकरण क्या है। सबसे पहले व्याकरण संबंधी बातों में कि व्याकरण है क्या, इस बात को हम जानेंगे। तो आइए इसे जानने के लिए हम व्याकरण उस विद्या को कहते हैं व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्धारण करती है। आप यह देखिए, कहता है व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्धारण करती है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार थोड़ा लंबा नाम है इनका, पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्याकरण क्या है भाई? तो व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। और प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु व्याकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं व्याकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों
प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु व्याकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें दो गुरु लोगों का नाम आया। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। दूसरे हैं प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने व्याकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस भाषा से हमको शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता है और वह हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना सिखाता है, वही वास्तव में व्याकरण है। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और इन बातों को नोट कीजिए। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण ही किसी भाषा को उसका मानक रूप प्रदान करता है। मूल ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। मूल ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। आप गौर करेंगे, व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण ही किसी भाषा को उसका मानक रूप प्रदान करता है और मूल ध्वनि जो है वह शब्दों की आधारशिला है। शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से
व्याकरण के मुख्यतः तीन विभाग होते हैं। नंबर 1, ध्वनि विचार या वर्ण विचार। नंबर 2, शब्द साधन। और नंबर 3, वाक्य विन्यास। यहाँ आपने 3 चीज़ों को जाना कि वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं। पहला होता है ध्वनि विचार या वर्ण विचार, दूसरा है शब्द साधन और तीसरा है वाक्य विन्यास। तो अब हम सबसे पहले वर्ण से संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसे मिटा लेते हैं, फिर आप लोगों को वर्ण विचार की तरफ ले चलते हैं। आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। अब यहाँ है कि वर्ण की परिभाषा जानिए, वर्ण है क्या। बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ, क, ख, प इत्यादि। अब आप लोग इस बात को समझ गए कि बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम का मतलब सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ, क, ख, प इत्यादि। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं।
अब आपने इस बात को जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण से संबंधित इतनी बातों को आपने जाना कि इसे जो है 2 वर्णों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 व्यंजन। इन वर्णों को कितनी भागों में बांटा गया है, तो 2 वर्णों में। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो अब जो है हम स्वर वर्ण के बारे में बात करेंगे। इसे मिटाने के बाद आइए सबसे पहले स्वर वर्ण। अब हम ये जाने कि स्वर वर्ण है क्या। वर्ण के बारे में तो हमने जान लिया। अब उसके 2 भाग हुए, एक हुआ स्वर वर्ण, दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। तो हम स्वर वर्ण के बारे में जाने कि स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। जिनका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब अपने आप होता है। स्वतः होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जो इस प्रकार है। हमने जाना स्वर के बारे में। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, इसके अंतर्गत अ, ई, उ और री आते हैं। ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसके अंतर्गत आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। तीसरा है संयुक्त स्वर, इसके अंतर्गत ए, ओ, औ, ये आते हैं। तो आप इन्हें गिनकर देख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल 11 होती है। आइए इसे हम मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व तथा जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ कहते हैं। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में ही आते हैं। आपने देखा और इन तीनों चीज़ों को एक ही वाक्य में पढ़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व तथा जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं, और संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक जो जाना वह क्या जाना? स्वर से संबंधित बातों को, कि स्वर क्या है, उसके कितने भेद हैं और वे कैसे कैसे उपयोग में आते हैं। अभी ध्यान से सुन लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व तथा जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में ही आते हैं। नंबर 2, व्यंजन वर्ण। हमने 1 नंबर को पढ़ा स्वर वर्ण के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो दूसरा हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ की ध्वनि छिपी रहती है। ध्यान से देखिए, कहता है व्यंजन वर्ण में कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है।
प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे क जोड़ अ बराबर क, ख जोड़ अ बराबर ख। इस प्रकार व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी 3 श्रेणियां हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतःस्थ और नंबर 3 उष्ण। इन बातों को आपने जाना कि व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, ख हलंत जोड़ अ बराबर ख। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो इनकी कितनी श्रेणियां हैं? इनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतःस्थ और तीसरा है उष्ण। तो आइए हम शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन से। इसे मिटाने के बाद स्पर्श व्यंजन। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, स्थानों से होता है। आपने इस बात को जाना कि स्पर्श व्यंजन जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण जो है क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से होता है। नंबर 2
अंतःस्थ, अंतःस्थ, य र ल और व। अंतःस्थ में य र ल और व अंतःस्थ व्यंजन हैं। ध्यान से देखिए, अंतःस्थ में य र ल और व अंतःस्थ व्यंजन हैं। ये स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं, के बीच स्थित हैं। आगे नंबर 3 है ऊष्म। तालाब्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ऊष्म वायु से होता है। व्याकरण में 2 वर्ण और हैं, 2 वर्ण और हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इन्हें अयोगवाह के नाम से भी अयोगवाह के नाम से भी जाना जाता है। आपने ये देखा कि व्याकरण में जो है 2 वर्ण और हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं और इन्हीं को अयोगवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 व्यंजन और भी सम्मिलित हैं जिसे हम आगे चर्चा में ले रहे हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं उसके बाद। आइए, इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में 3 व्यंजन छ, त्र, ज्ञ भी सम्मिलित हैं। देखिए, उसके अतिरिक्त जो है हिंदी वर्णमाला में 3 व्यंजन और भी हैं। क्या क्या हैं? छ, त्र और ज्ञ। ये तीनों भी इसी में संयुक्त हैं। ये संयुक्त व्यंजन हैं जैसे क हलंत जोड़ मूर्धन्य स बराबर छ, त हलंत जोड़ र बराबर त्र, ज हलंत जोड़ ईय बराबर ज्ञ। ठीक है। अब इसमें बच गया ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर र और ढ बनाए गए हैं। इन्हें तल बिंदु या उत्क्षिप्त कहते हैं।